संस्कृति अलग अलग है, एक वानर संस्कृति, एक राक्षस संस्कृति है। वानर संस्कृति में अनुज वधू के साथ विवाह निषेधित है, वो वनवासियों की, प्राकृतिक लोगों की। राक्षस संस्कृति में उचित है। राम जी एक ही यात्रा में 2 काम करते हैं। बाली को इसलिए दंड देते हैं कि उसने अपनी अनुज वधू पर कुदृष्टि डाली, और कहते भी हैं मरते हुए वाली से, अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समेचारी, इन्हें कुदृष्टि विलोके जोई ताई हने कछ दोष न होई। और उधर लंका में जाकर रावण के दिवंगत हो जाने के बाद रावण की पंचकन्याओं में पूजित हमारे मेरठ की रहने वाली माता मंदोदरी का विवाह वहां के राजा विभीषण से करा देते हैं, क्योंकि संस्कृतियों का आदर है। आज नॉर्थ का पत्रकार दक्षिण में नहीं खपता, दक्षिण का पत्रकार नॉर्थ में नहीं खपता। हमारे दिल्ली के चैनल्स में मध्य प्रदेश के पत्रकार का भाषा तेवर अलग है, पहाड़ के पत्रकार का अलग है। यह जो राष्ट्रीय एकता और समरसता है, यह भी इस कैंपस से आप लेके जाए। और संयोग से मैं ऐसी जगह खड़ा हुआ हूं जहां इन दिनों राष्ट्रीय समरसता के सांस्कृतिक पृष्ठ को गढ़ने वाले आचार्य की बड़ी भूमिका रही है। ये आचार्य शंकर की भी कर्मभूमि है। आचार्य शंकर आचार्य भी यहीं से गुजरे हैं, और ओंकारेश्वर में उनका भव्य काम अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो आप सबसे आने वाले कल के लिए जो 2-3 बात मुझे कहनी थी, उनमें से 1-2 बात और रहेगी, उसके बाद मैं विराम दूंगा आपको। आप जब चैनल्स में जाएंगे, आप जब यहां से पढ़ के जाएंगे, सबसे पहले तो आप अपनी परंपरा का इतिहास पढ़ें। कैसे? अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस आग में कूदे थे। अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि कानपुर के उस दंगे में हुआ क्या था। उसी कानपुर से कुछ और पत्रकार भी निकले हैं आज जो देश की राजनीति में भी प्रबल है और देश के अर्थतंत्र में भी प्रबल है। हो सकता है वो शक्तिशाली हो सकता है उनका स्वयं का चैनल हो सकता है उनकी स्वयं का बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह याद नहीं किए जाएंगे। हेतु पता कर लो लाइफ का, जीवन का हेतु पता कर लो। उपदेश में नहीं कह रहा बेटा, अपने जीवन से सीख कर कह रहा हूं। जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ऐसे होने पर 1000 लोग दुखी हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं। लोगों को लगता है कि मैं उधर क्यों नहीं हूं, मैं उधर क्यों नहीं हूं, मैं वहां क्यों नहीं चला गया। लेकिन ये चयन है, क्योंकि आप अंदर की डेस्टिनी पहचान लो। अगर इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है तो पत्रकार बनने के लिए लिया है, कुछ और बनने के लिए लिया नहीं है कि कुछ नहीं कर पा रहे थे तो यहां आ गए। यहां तो एडमिशन भी बहुत मुश्किल से होता है, आपका टेस्ट ही बड़ा मुश्किल है, कुछ ही बच्चों का हो पाता है। तो आप सब मेहनत से यहां पहुंचे हैं। अब आपको कॉर्पोरेट का पत्रकार बनना है, आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जाना है। अच्छा, कुछ बच्चियां परेशान है, हो सकता है तुम फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा अब आ गए हो, लैंड कर गए हो, तो पत्रकार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जितनी जल्दी डेस्टिनी पहचान लोगे उतनी जल्दी जीवन सफल होगा। हमसे लोग कहते हैं कि इस व्यावसायीकरण के कारण भी कहते हैं कि कवि सम्मेलन की कविता महंगी कर दी। बाहर भी एक बच्चा पूछ रहा था 35-40 लाख की कर दी। इसलिए नहीं कर दी कि स्वयं को चाहिए, कुछ दिन की बात हो, उसके बाद तो ये भी बदलना है, ये भी जानना है, कुछ और ही आना है शरीर पर। ये इसलिए कर दी क्योंकि एक बार इस संस्थान को सम्मान मिल जाए। अन्यथा धन हेतु नहीं है कलाकार का और पत्रकार का, धन हेतु नहीं है। दुनिया के किसी भी आत्मदीपित मस्तिष्क और आत्मा का सबसे बड़ा दुरुपयोग है उससे धन कमाना। और ये कमाने के बाद मैं सीखा हूं, इसलिए आप भी कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नैतिकता के साथ कमाया। इसीलिए काजल की जिस कोठरी में गया था प्रवास करने के लिए, वहां से मैं निष्कलंक निकल कर आया, आनंद के साथ बाहर आया। क्योंकि आपकी नियति है कवि होना, आपकी नियति है सार्वजनिक संवाद करना। आप थोड़ी सी मेहनत करके, दिल्ली की थोड़ी मेहनत करके, भोपाल की मेहनत करके, रायपुर की मेहनत करके, कितनी भी मेहनत कर लूं मैं इतना धन नहीं कमा सकता कभी भी जीवन में, पूरे जीवन में, कि मैं मुकेश भाई के बराबर हो जाऊं। और मुकेश भाई 1000 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के ट्यूशन लगाने, वो कभी मेरे बराबर बोलने की क्षमता नहीं रखते। हम दोनों के बीच एक समझौता होना चाहिए। अगर उनके घर पर भोजन कराने के लिए 20 व्यक्ति है तो मेरे घर पर भी भोजन कराने के लिए 1 व्यक्ति तो होना चाहिए। उनके पास अगर 100 गाड़ियों का फ्लीट है तो मेरे पास भी 2 वाहन तो होने चाहिए। इतनी ही मुझे अर्थ की तृष्णा होनी चाहिए, और अपने शेयर ब्रोकर्स को साल में एक बार अपनी प्रगति की बात वो बता सके, इतने उनके पास शब्द होने चाहिए। यदि मैं उससे ज्यादा धनी बनने का प्रयास करूंगा तो मेरा नाश निश्चित है, और उससे ज्यादा वो वक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो उनकी कंपनी का डूबना भी निश्चित है। ये जितने यहां प्रोफेसर्स बैठे हैं, कुलगुरु बैठे हैं, इनका एकमात्र काम है, जिस गर्वबोध के साथ आज कुलपति ने, कुलगुरु ने यह बताया कि मैं इस विश्वविद्यालय के दूसरे
सत्र का टॉपर हूं। मैं अपने जीवन की विदा बेला में, अवसान बेला में ऐसे ही सामने अतिथि के रूप में बैठे हुए तुम में से एक बच्चे को यहां खड़े होने का स्वप्न पालता हूं, विश्व के सबसे बड़े संस्थान में खड़े होने का स्वप्न पालता हूं। या किसी एयरपोर्ट की लॉन्ज में मिलते हुए, पैर छूते हुए तुम में से किसी एक बच्चे से, बच्ची से सुनना चाहता हूं कि मैं आजकल इस चैनल का हेड हूं, आप हमारे कैंपस के शुभारंभ सत्र में आए थे। क्योंकि जो आकर्षण वहां है, देखिए जीवन चलाने के लिए तो आपको भेजा गया है, तो उतना तो आपको मिलना चाहिए, 2 वक्त का भोजन हो, सुविधाएं हो, और इतना सारे संस्थान देते हैं। मैं अपने ब्यूरोक्रेसी के दोस्तों में भी कहता हूं, मेरे ब्यूरोक्रेसी के बहुत पुराने मित्र यहां पर बैठे हैं, आचार्य साहब और भी बहुत सारे मित्र हैं, आजीवन चिंता करती है व्यवस्था आपकी, आजीवन घर, आजीवन मकान, आजीवन सब चीजें चिंता करती है। इससे आगे की चिंता, इससे आगे की निजता की चिंता आपके नैसर्गिक पतन का सहज मार्ग है। तो पत्रकार मित्रों और भविष्य के पत्रकार मित्रों जो यहां बैठे हो, ये रील्स में चमकते हुए चेहरे जैसे मैं अक्सर देखता हूं आप, और मुझे बड़ी खोफ्त होती है कि बंबई में एक दूसरे कैडर के अभिनेता, पहला कैडर का है भी नहीं, उनकी तीसरी पत्नी के दूसरे बच्चे के पीछे आप भागे हुए। अब वो मुड़ा, अब उसने खाया, अब उसने खिलौना गिराया, वो तो उन लोगों ने सुविधा नहीं दी, वरना आप बाथरूम में भी जाए। मैं ये नहीं कहता कि सूचना नहीं मिलनी चाहिए। अब आप क्या कहते हैं, लोग ऐसा देखना चाहते हैं। नहीं, लोग देखना नहीं चाहते, आपने ऐसा देखना सिखाया। आपको ये सरल लगी, आपको ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, टैरिफ बढ़ती हुई, टैरिफ में वो जो एक भूरे बालों वाला फूफा है, वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान, उसने हद कर रखी है। तो दिन में 3 ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं नस काट लूंगा। अरे भाई, तुझसे कोई बात नहीं कर रहा तो अपना काम करे। एक स्वाधीन देश है और दूसरे प्रकार का नेतृत्व है। ये जो ऐसी तरह से आर्म ट्विस्टिंग करने वालों के साथ क्या करता है, ना पता हो तो कांग्रेस में मित्र उनसे पूछ ले, वो बता देंगे क्या करता है। तो इसमें जिसने को उन्हें बताया कि उनके सलाहकार है, वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है। इस पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि बढ़ती हुई टैरिफ की धमकी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे पुनरुद्भव संभव है, कैसे हमारा छोटा काम करने वाला, मध्यमवर्ती काम करने वाला, जिस पर आप बड़ा काम कर रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, उसको आप कैसे खड़ा कर सकते हैं। मैं सुबह उठता हूं तो पहला कोलगेट मुझे बाहर का मिलता है, मुझे पहला ब्रश बाहर का मिलता है। ब्रश नहीं बना सकता क्या भारत, एक रेजर नहीं बना सकता, यह अच्छा अवसर मिला है। मुझे आज भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण का विस्फोट किया था और इसके दूसरे वाले जो फूफा थे उन्होंने हम पर बैन लगाया था। उसके बाद भी हम जीवित रह गए थे, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि हम महाराणा प्रताप की उस वंशवेल के पुष्प हैं जो घास की रोटी खाते हैं। 150 करोड़ लोगों का स्वतः स्फूर्त देश है, आत्मस्फूर्ति से दीपित है। इसमें सरकार केवल तटबंध बनाकर इस पानी का नियमन कर दे। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो जो भी सीट बेल्ट बांध देता उसके साथ है। शिक्षा के हर परिसर में मैं यह कहता हूं, विधायी रूप से आप इस संस्थान के सर्वोच्च पद पर हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन शिक्षा और कला, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सत्ता का नियंत्रण नहीं, प्रबंधन आवश्यक है। नियंत्रण संपूर्ण रूप से गुरु परिवार पर रहना चाहिए, कुलगुरु पर रहना चाहिए, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों पर रहना चाहिए। ये जिस दिन जो सत्ता सीख जाएगी उसी का भला होगा, व्यवस्था जहां सीख जाएगी। हम अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के लिए गए थे, उनके 7-8 इंजीनियरिंग कॉलेज है, बड़े उद्योगपति। उन्होंने मुझसे कहा कॉलेजों में गुणवत्ता नहीं आ रही, मैं गुणवत्ता कैसे लाऊं। तो मैंने उनको एक वैसी बात की, उसके बाद मुझे अब पता है आगे नहीं बुलाएंगे मुझे। तो मैंने उनको कहा कि चेयरमैन साहब, जिस दिन आपका चैम्बर छोटा और इस इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर का चैम्बर बड़ा हो जाएगा, उस दिन से इस परिसर में गुणवत्ता आनी प्रारंभ होगी। बहुत दिन बाद मैंने एक कुलगुरु देखा है, वो जैनी में विक्रम विश्वविद्यालय में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कुलपति हुआ करते थे। भागलपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कुलपति थे। अन्यथा कुलपतियों की, कुलगुरुओं की आभाएं राजनीतिक अतिक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। उनके निजी अनुभव, उनकी निजी मेधा, उनकी निजी प्रतिभा से तो आपका यह भी सौभाग्य है कि इस परिसर के प्रारंभिक दर्द समझने वाला एक दर्दमंद हमसफर आपको मिला है कुलपति के रूप में, कुलगुरु के रूप में। आपका यह भी सौभाग्य है कि एक ईमानदार व्यक्ति मिला है। तो ये भी पता है जो पेड़ जहां लगेगा वहीं लगेगा, जो फर्नीचर जहां रहेगा वहीं रहेगा, जो नियुक्ति होगी वो सही नियुक्ति रहेगी।
और आपका यह भी सौभाग्य है कि मुझ जैसा व्यक्ति जिसे अच्छी सरकारें और अच्छे हमारे मित्र भी 35 से 30 लाख नहीं करवा पाते, वो फ्री आपके बीच आता रहेगा, ये भी आपका सौभाग्य है। तो मैं कुलगुरु जी आपसे अनुरोध करता हूं कि एक समय देखकर, क्योंकि अब तो समय की सीमा है, मुख्यमंत्री जी का समय निश्चित रूप से प्रतिपल व्यस्त है, मैं समझता हूं, ऐसी भी व्यवस्था बनाइए कि कैंपस में जिसको भी बुलाएं, आप हमें भी बुलाएं, किसी को बुलाएं, तो एक दिन 1 घंटे के लिए नहीं, 6-7 दिन के लिए बुलाएं, जो जाकर क्लास पढ़ाई जाए, बच्चों के साथ संवाद किया जाए, क्योंकि आपके मस्तिष्क से, आपके तो इतने संबंध हैं नोएडा में सबसे, और हमारे भी सबसे संबंध हैं, इनके मस्तिष्क से ये भय जाना चाहिए, ये अपरिचय जाना चाहिए कि ये फला पत्रकार है, ये तो बहुत बड़े हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो बड़े हैं वो भी इसी प्रक्रिया से निकले हैं जहां आप खड़े हैं। आपका मार्ग उनसे भी आगे का है, आपकी प्रतिभा और आपकी चेतना उनसे भी विराट है, और सबसे बड़ी बात है आपकी तटस्थता और ईमानदारी उनसे बेहतर तो है ही, इसकी तो कसम खाई जा सकती है। तो आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं, आयु में बड़े होने के कारण अशेष आशीर्वाद, और जितनी हमारे बच्चे बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आप सबका हमारे क्षेत्र के उस जो बड़ा दंगल है समाचार का नोएडा, उसमें स्वागत है। आप सब मिलते रहेंगे, और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का परिचय आप देंगे तो आपसे एक अतिरिक्त प्रेम मुझे हो जाएगा कि मैं उसी परिसर के विद्यार्थी से बात कर रहा हूं जहां के 17 रमन में यहाँ आया था। राम कथा में संचार, जो थोड़ा मैंने कहा है, मैं समझता हूं कि 2 ही पात्रों को केवल आप पढ़िए, एक अंगद को और एक पढ़िए आप हनुमान को, और फिर उनकी शक्ति देखिएगा। दुर्भाग्य यह है कि बंबई की अधकचरी मस्तिष्क जीविता ने हनुमान जी को उपहास का पात्र बना दिया। दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद भी वो गर्वित थे, और दुर्भाग्य है कि उनसे पूछा गया कि आपने हनुमान जी से गाली क्यों दिलवाई, तो उन्होंने कहा हनुमान जी तो जंगली थे। अरे आप वाल्मीकि रामायण ही पढ़ लेते, जिनके विषय में वाल्मीकि रामायण में स्वयं प्रभु राघवेंद्र सरकार पहले परिचय में कहते हैं, वाक्यज्ञम मधुरम इदम सुग्रीवम सचिवः कपि। हे लक्ष्मण, यह सुग्रीव का सचिव निश्चित रूप से वेदों का ज्ञाता है, वन्यता इतना अच्छा व्याकरण, इतनी अच्छी भाषा कोई बोल नहीं सकता जो ये बोल रहा है। और अब हनुमान जी की पत्रकारिता की तटस्थता का वर्णन देखिए, इस पर आप ध्यान रखिएगा और इसे नोट करिएगा अपने जीवन में सदा। हनुमान से बड़ा राम जी का कोई भक्त नहीं है, इसीलिए इस देश में भरत जी का मंदिर नहीं है, सुग्रीव जी का मंदिर नहीं है, हनुमान का मंदिर है। मुझसे किसी ने पूछा था कि सुग्रीव का मंदिर क्यों नहीं है, जबकि सहायता तो सुग्रीव ने ज्यादा की थी, हनुमान जी तो उनके प्रधानमंत्री, तो उनका क्या मंदिर है। सुग्रीव की सहायता ट्रीटी थी, तुम मुझे मेरा राज्य दिला दो, मैं तुम्हें पत्नी दिला दूं। जब आप किसी के साथ ट्रीटी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो नुकसान फायदा देखते हैं, आप व्यापार देखते हैं। हनुमान की भक्ति समर्पण है, प्रभु मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कुछ कर सकता हूं वो आपके लिए समर्पित है, बताइए क्या करना है। इसीलिए हनुमान का मंदिर है। वही हनुमान जब रावण से मिलकर आते हैं, तो रावण से मिलकर आने के बाद जो उन्होंने भगवान के सामने, राघवेंद्र सरकार के सामने रावण का वर्णन किया है, वो पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शत्रु में भी क्या अच्छाई है इसका वर्णन किया है। अहो रूपमान द्युति सर्व लक्षण लक्षणता, कहते हैं वो इतना सुंदर है प्रभु, समस्त प्रकार के लक्षणों से युक्त है। उसकी नासिका ऐसी है, उसके कुंतल ऐसे हैं, उसकी आवाज में बेस इतना है, जैसे हमारे संचालक जी, उसके बाद में इतना बेस है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे संतुष्ट करता है। यह किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? राम जी के घनघोर शत्रु अनाचारी रावण की, जो परिस्थिति का हरण कर चुका है। लेकिन इस समय भूमिका में किसमें? पत्रकार की भूमिका में। तो मंत्री जी फूफा लगते हैं, लेकिन चैनल का माइक हाथ में हो और मंत्री जी का अनाचार हो, तो अंदर के हनुमान को जगाना कि सच तो बोलना ही पड़ेगा, बात तो करनी ही पड़ेगी। यह सब सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा पत्रकार भेजा गया है जानकारी लेने के लिए और बात कहने के लिए, दूसरे पक्ष में अंगद भेजा गया है। अंगद जैसा पत्रकार, इसमें एक बात सदा ध्यान रखना, सब कुछ छोड़ देना, सब में तटस्थ रहना। केवल एक चीज है जिसमें अपनी पत्रकारिता की मर्यादा को भी एक तरफ रख देना, वो है राष्ट्र धर्म, देश पर बात।